कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये आपको तमाम जो कृषि से संबंधित जानकारियां है वो देता है और इसमें खबरें खेती की रहती हैं, मौसम की जानकारी रहती है उन्हीं में, और साथ में उसमें मंडी भाव भी रहते हैं। आज हम आपको एक विशेष जानकारी जो है वो कीटनाशियों के बारे में देंगे। अब ये कीटनाशी क्या हैं ये तो आप जानते हैं, पर इनके दुष्प्रभाव जो हो रहे हैं उससे कैसे बचा जाए और किस तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि कितने कीटनाशी आपकी फसलों में हैं, तो इस पर चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से और देखते हैं खबरें खेती की। एक माह के दौरान 18% महंगी हुई चीनी। कॉफी के निर्यात में आएगी गिरावट। फिर से रुलाने को तैयार प्याज। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ समय तक कीमतों में नरमी के बाद अब मांग बढ़ने के कारण हाजिर और वायदा बाजार में चीनी की कीमतों में मिठास बढ़ती जा रही है। एक माह के दौरान चीनी करीब 18% तक महंगी हुई है। जानकारों के मुताबिक देश में चीनी के उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। वहीं वैश्विक स्तर पर इस साल चीनी का उत्पादन प्रभावित होने की खबर है, जिसका असर कीमतों पर पड़ रहा है। इसके साथ ही गर्मियों में चीनी की मांग बढ़ने से भी दाम चढ़े हैं। 2 महीना पहले खुदरा बाजार में 28 रुपए किलो के भाव से बिकने वाली चीनी के दाम बढ़कर 40 किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। वायदा बाजार में भी 2 माह के दौरान चीनी करीब 22% महंगी हुई है। फरवरी की शुरुआत में वायदा बाजार में चीनी 2600 रुपये प्रति क्विंटल बोली जा रही थी, जबकि मार्च की शुरुआत इसका भाव 2770 रुपये के आसपास का था, जो अब बढ़कर 3220 रुपये प्रति क्विंटल के पार जा चुका है। भारत की कॉफी निर्यात में 2014-15 में नरमी आने की आशंका है। 2013-14 में इसकी फसल में कमी की वजह से निर्यात में गिरावट आ सकती है। भारतीय कॉफी निर्यात संघ के अनुसार वर्ष 2013 से 14 में भी कॉफी निर्यात में नरमी का अनुमान जताया गया था, मगर फरवरी और मार्च में अरेबिक की कीमतों में अचानक तेजी की वजह से चौथी तिमाही में निर्यात बढ़ गया। हालांकि देश का निर्यात 2013 से 14 में 2.8% की मामूली बढ़ोतरी के साथ 3,13,035 टन रहा, लेकिन वित्त वर्ष 2014 से 15 में निर्यात 3 लाख टन से नीचे रहने का अनुमान है, क्योंकि 2013 से 14 में कॉफी की फसल उत्पादन अनुमान से कम है, जिससे निर्यातक नए वर्ष में कोई बड़ी तेजी नहीं दर्ज कर पाएंगे। मई और जून डिलीवरी के लिए कीमतें भी नीचे आई हैं। अभी भले ही प्याज के भाव राहत दिला रहे हों, लेकिन आने वाले महीनों में ये फिर से लोगों के आंसू निकाल सकते हैं। इस साल प्याज के बम्पर उत्पादन की संभावना जताई गई थी, जो खराब मौसम के चलते नाकाम हो गई। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रबी और खरीफ सत्र में होने वाले प्याज के उत्पादन में कमी आने की बात कही जा रही है। वित्त वर्ष प्याज के बम्पर उत्पादन की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन बीते महीने बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे इस सत्र में प्याज के उत्पादन में काफी कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन और भंडारण होता है, लिहाजा प्याज की पैदावार में कमी का असर इसके भंडारण पर भी पड़ सकता है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 2013 से 14 में करीब 190 लाख टन प्याज पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन नुकसान के बाद अब इसमें 7 से 10% कमी आ सकती है। किसान भाइयों, मौसम और कृषि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मौसम अनुकूल तो कृषि बेहतर, अगर मौसम प्रतिकूल तो कृषि बदतर। तो किसान भाइयों, आपको कृषि बेहतर हो, इसके लिए हम आपको देते हैं मौसम की पूर्व जानकारी, ताकि आप कृषि के जरूरी कार्य पहले ही निपटा लें। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बारिश की संभावना है।
हिमाचल की पहाड़ियों में बादल छाए रहेंगे। असम व अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। केरला व कर्नाटका के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चल रहे जिंसों के भावों की जानकारी, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। सरसों तेल जम्मू की मंडी में यानी कि जम्मू और कश्मीर की मंडी में 9,300 रुपए से लेकर 9,400 रुपए प्रति क्विंटल। चकुलिया झारखंड की मंडी में सरसों तेल 9,000 रुपए से लेकर 9,200 रुपए। कन्नौज उत्तर प्रदेश में मक्के के भाव कुल मिलाकर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। कपास की बात करें तो कपास रमन पंजाब की मंडी में 4,290 रुपए से लेकर 5,375 रुपए प्रति क्विंटल। उसीलम पट्टी तमिलनाडु में कपास 3,520 रुपए से लेकर 4,100 रुपए। राजकोट गुजरात की मंडी में कपास 4,125 रुपए से लेकर 5,300 रुपए। मसूर दाल सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 4,400 रुपए से लेकर 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, देश में कीटनाशियों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया। कीटनाशियों से मतलब रासायनिक कीटनाशियों का। अब इसका अगर उपयोग बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये उपयोग किए जाने लगे तो उसका पर्यावरण पे भी नुकसान होता है और सेहत पे भी। आजकल तो बात आने ही लगी है कि ये जो जहर है ये हमारे खाने की थाली में पहुंच गया है। तो ये जो जहर है, ये जो कीटनाशी है, ये खाने की थाली में ना पहुंचे, हमें नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए क्या करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, किन फल किन सब्जी में ये पहुंच गया है उसकी जांच कैसे होती है ये भी आपको पता हो। इसके लिए आपको ले चलते हैं एक पेस्टिसाइड रेजिड्यू लैब में। देश के करीब 22 राज्यों में इस तरह की प्रयोगशाला हैं जो काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं, कैसे इसमें जांच होती है और इनकी संस्तुति क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में जो प्रयोगशाला है ऑल इंडिया नेटवर्क ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट की बात ये है कि वो ये जानता है कि किस पर कितने कीटनाशी का प्रभाव है। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं ये भ्रांतियाँ दूर की जाएँ, सच्चाई इसके पीछे क्या है, आइए जानते हैं और सीधी मुलाकात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के शर्मा से। तो आइए चला जाए और शर्मा साहब से मुलाकात की जाए। डॉक्टर साहब, आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटिंग सेल में स्वागत है। शर्मा साहब, हमारा तो ये हाल है कि जहाँ किसान के हित की बात होती है वहाँ हम होते हैं और हम भी समझते हैं आप भी किसान के हित की बात सोचते हैं। और बल्कि हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम सजग रहती है कि जहाँ किसान के हित की बात हो वहाँ पहुँच करके किसान को सही बात पहुँचाई जाए। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है आखिर ये है क्या? ये डॉक्टर साहब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2005-2006 में एक नेशनल स्कीम शुरू करी थी, मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू। इस प्रोजेक्ट में हमारी 22 लैब हैं और 22 लैब जो हैं डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ मार्केट से, फार्म गेट सैंपल से, APMC मार्केट से, रिटेल आउटलेट से कलेक्ट करती है और उनकी जाँच करती है। खुदरा जो है, खुदरा, हाँ, खुदरा से जांच करती है और जांच करने के बाद ये पता लगाती है कि इनमें पेस्टिसाइड है तो कितना है और कौन सा पेस्टिसाइड है, क्या वो
जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है उससे कम है या ज़्यादा है। हम तो ये समझते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तो बातें तो ये होती रहेंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमको वो दिखाएं जहाँ ये काम हो रहा है। आइए डॉक्टर साहब, आपको लैब दिखाते हैं अपनी, कैसे हम सब्जियों की जांच करते हैं। आइए चलिए। तो देखिए, अब हम उस प्रयोगशाला में आ पहुंचे हैं जहां सब्जियों और फलों के ऊपर जो पेस्टिसाइड का प्रभाव है उसकी जांच होती है, यानी कि सच्चाई सामने आती है। दूध का दूध, पानी का पानी होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस लैब में। वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी अच्छी हरियाली सब्जी मंगाई है, लगता है अच्छी अच्छी जगह से मंगाई है आप। नहीं डॉक्टर साहब, ये हमने सब्जी आज मदर डेयरी से मंगाई है, जहाँ से हम ये कलेक्ट करके लाए हैं और इनकी यहाँ पे जांच करेंगे। ये करेला है, हरी मिर्च है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, खीरा है, और इसकी अभी हम जांच करेंगे कि इसमें कौन कौन सी दवाई हैं। जी, ये चाकू वाकू तो बड़े खतरनाक से नज़र आ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या क्या होगा इनसे? ये इसमें ये अभी जैसे हमने खीरे की जांच करनी है, तो खीरे को हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने के बाद हम इन सारे टुकड़ों को एक बड़े होमोजेनाइजर में ले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब क्या है, क्या मशीन है, किस तरह? ये कुलदीप जी, ये हमारा होमोजेनाइजर है, जिसमें हमने आपने अभी देखा कि हमने सारा सैंपल डाल दिया है। ये हैवी ड्यूटी मिक्सी है, जिसमें अभी हम चला के इसको होमोजेनाइज करेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, दिखाइए जरा। चलिए। कुलदीप जी, जैसे अभी आपने देखा कि हमने जो खीरे को होमोजेनाइज कर दिया, उसका पेस्ट बना दिया है। उसमें से हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो जांच करनी है वो सिर्फ 15 ग्राम सैंपल लेना है। तो ये हम उसमें से 15 ग्राम सैंपल ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितना भी अगर कोई पेस्टिसाइड है, अगर किसी भी खीरे पे है, वो बराबर बराबर बढ़ जाए और हमारे रिजल्ट सही रिजल्ट आए। डॉक्टर साहब, ये तो एक पड़ाव वो पार हो गया, आपने देखा कि किस तरीके से उसको काटा गया सब्जियों को, कैसे उसका समांग मिश्रण तैयार किया गया। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बराबर आ रही है, वो जो आपने सैंपल लिया, वो सैंपल अपनी मन मर्जी से ले लिया या कहीं से भी लिया जा सकता है? नहीं कुलदीप जी, जैसे हमने वो उसको होमोजेनाइज किया जी। होमोजेनाइज करने के बाद जो हमारा पेस्ट बना वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि 10 गिलास पानी को मिला देते हैं तो सारा पानी एक जैसा हो जाता है। इसी तरह हमने सारे जो जितने भी पीसेस थे खीरे के, वो सारे को हमने होमोजेनाइज कर दिया। अब ऊपर से लीजिए, नीचे से लीजिए, अब वो बराबर आएगा उसमें। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया। अभी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके हमने 15 ग्राम सैंपल लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि उसकी कैसे जांच करनी है। जी आइए बताइए। दूसरा स्टेप देखते हैं। बिल्कुल ये जैसे 15 ग्राम सैंपल हम वहाँ से लेके आए हैं कुकुम्बर का। अब हम इसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चालू करेंगे। अब इसमें हम 30 ml एसीटोनाइट्राइल डालेंगे, जो हमारे एक्सट्रैक्शन के लिए ये हमारा इक्विपमेंट है। जब हम इसको यहाँ पे 30 पे सेट करते हैं और हम जब उठाते हैं तो इसमें 30 ml सॉल्वेंट आ जाता है। ये 30 ml सॉल्वेंट हम अपने जो 15 ग्राम जो खीरा लेके आए हैं उसमें डाल रहे हैं, पेस्ट में डाल रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। ये अब जब इसमें 30 ml डल गया, अगला स्टेप में हम इसको होमोजेनाइज करेंगे। अब ये एसीटोनाइट्राइल डालने के बाद हम इस सैंपल को होमोजेनाइज कर रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या है कि जो भी अगर कोई दवाई खीरे के ऊपर है वो दवाई हमारी एसीटोनाइट्राइल में आ जाएगी और ये हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। इसमें एक्सट्रैक्शन अभी चल रहा है। इसको करीब 2 या 3 मिनट तक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद हम इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, जो एक हमारा स्टेप है। इसको डालने के बाद हम इसको शेक करेंगे। ये हमारा सैंपल सोडियम क्लोराइड डालने के बाद तैयार हो गया। इसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जी, रंग भी बदल गया कुछ। जी जी। ये सोडियम क्लोराइड शेप करने के बाद हम अपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे।
सेंट्रीफ्यूज में मतलब ये है कि हम इस सैंपल को घुमाते हैं 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे, इससे इसमें लेयर सेपरेट हो जाती है। जो लेयर सेपरेट करने का हमारा एक स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम 3 मिनट इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस तरह ये लेयर सेपरेट हो जाती है। नीचे जो खीरे का पानी है वो खीरा और खीरे का पानी यहाँ रह जाता है, और ऊपर जो है एसीटोनाइट्राइल लेयर है। अगर कोई भी दवाई खीरे में है तो वो खीरे में से निकल के इस एसीटोनाइट्राइल लेयर में आ जाती है, जिसकी हम आगे जांच करेंगे। तो देखिए किसान भाई, जो सेंट्रीफ्यूज की बात कर रहे हैं, यानी कि केंद्र जो होता है, केंद्र से बहुत तेज़ी से घूमता है ये, और इतनी तेज़ी से घूमता है कि आप अपने आँख के पलके में घुमाएंगे वो भी नहीं सोच सकते कितनी बार घुमा दिया आपने। और उसके बाद ये जो तैयार हुआ, देखिए नीचे बिल्कुल जो है खीरे का पानी आ गया, और बीच में ये देखिए उसका जो इन्होंने मिश्रण डाला था एसीटोल का वो आ गया, और इसी के अंदर वो भरा हुआ है कि किस हद तक पेस्टिसाइड है वो चीज़ यहाँ पर है। और डॉक्टर साहब आगे की कहानी आप बताएं। जी हाँ कुलदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमने सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास ये लेयर आ गई। इस लेयर को हम, इस लेयर में कुछ पानी के अंश हो सकते हैं। ये पानी के अंश निकालने के लिए हम इसको एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, मतलब इसके ऊपर डालेंगे कि अगर कोई इसमें पानी है तो पानी इसमें सोडियम सल्फेट में चला जाएगा। हमारा ये अगला स्टेप रहेगा, क्योंकि अगला जो हमने जांच करनी है वो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये स्टेप है इसमें से पानी का निकालना। इसके डालने के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें एक तो काफ़ी शाइन आ गई है, और इसमें जो पानी के जो अंश हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो देख रहे हैं आप, इसमें जो एनहाइड्रस हमने जो डाला था एक पदार्थ, उसने सारे पानी को सोख लिया है। लेकिन इसके बाद इसमें जो बहुत से और भी तत्व हैं, जो घुलनशील तत्व हैं, इन घुलनशील तत्व की बाद की कहानी क्या होगी, आइए डॉक्टर शर्मा से जानते हैं। जी सर। ये डॉक्टर साहब, इसमें से हम इसको अपना एक नेक्स्ट स्टेप जो क्लीन अप स्टेप है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी अमीन और मैग्नीशियम सल्फेट का एक मिश्रण हमने ले रखा है। इस मिश्रण में हम ये ऊपर वाला जो एसीटोनाइट्राइल लेयर है, हम इसको इसमें डालेंगे। इसके डालने के बाद हम इसको वोर्टेक्स करेंगे, शेक करेंगे, जो हमारा ये मैग्नीशियम सल्फेट और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है वो इस सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करे, और इसमें से जो हमारे को जो और घुलनशील तत्व हैं जिनको हमारे को ज़रूरत नहीं है वो इसमें से निकाल लेंगे। ये कुलदीप जी, हम इसको शेक कर रहे हैं। इस शेकिंग प्रोसेस में जो भी इसमें जो रंग है और अनवांटेड मटेरियल है वो मैग्नीशियम सल्फेट और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो हमारा फाइनल एक्सट्रैक्ट आएगा वो जांच के लिए तैयार होगा। अब ये देखिए, इसमें जैसे रंग जो है, रंग की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो गई है इसमें। अब हम इसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो नीचे प्राइमरी सेकेंडरी अमीन मैग्नीशियम सल्फेट है, हो सकता है कुछ उसके पार्टिकल इसमें हो, वो पार्टिकल हमको निकालने हैं। उसके लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आइए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें लेयर बिल्कुल सेपरेट हो गई है। कोई भी पार्टिकल जो अगर ऊपर था वो नीचे आ गया है। अब ऊपर वाली लेयर को ट्रांसफ़र करिए प्लीज़। क्लीन और ड्राई ऑर्गेनिक लेयर को इसमें से लेके हम एक दूसरी ट्यूब में ले रहे हैं, जहां इसको हम इवेपोरेट करेंगे। ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें। इस ट्यूब को हम इवेपोरेट करेंगे सॉल्वेंट एक्सचेंज करने के लिए। ये देखिए कुलदीप जी, जैसे हमने उसको इवेपोरेट किया, हमारा सॉल्वेंट पूरा इवेपोरेट हो गया है और बिल्कुल ड्राई हो गई है। ड्राई होने के बाद अब हम इसमें हेक्सेन डालेंगे। ये हेक्सेन में डिज़ोल्व करने के बाद हम इसको फ़िल्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मशीनों में जब जाता है तो इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। इसको 0.22 माइक्रोन से फ़िल्टर करते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर है
सॉलिड पार्टिकल अगर कोई भी है तो वो हमारे इसमें फिल्टर में एड्जॉर्ब हो जाएगा और जो हमारे फाइनल एक्सट्रैक्ट में नहीं जाएगा। ये हमारा एक अगला स्टेप है इसका। अब ये हमारी ट्यूब तैयार हो गई है जांच के लिए। इसको हम क्रोमेटोग्राफी से जांच करेंगे कि ये इसमें कोई दवाई है या नहीं है। उफ, देखा आपने कितनी मेहनत के बाद पता चला कि एक इतना सा छोटा सा सैंपल तैयार हुआ है। डॉक्टर साहब, छोटा सा सैंपल तो तैयार हो गया, अब सवाल है कि इसकी आगे अब क्या करेंगे? क्या इसी से पता चल जाएगा कि इसमें कितना वो है? नहीं डॉक्टर साहब, इसको हम जो है अपने गैस क्रोमेटोग्राफ और GC-MS पे, LC-MS पे हम इसकी जांच करेंगे। क्रोमेटोग्राफ मतलब इसके रंग के आधारित जो होगा? रंग का आधारित नहीं, इसमें अगर कोई दवाई है तो कितनी मात्रा में कौन सी दवाई है वो उसकी जांच करेंगे, अलग अलग जांच करेंगे उसकी। अच्छा, चलिए, मेरे को बड़ी जिज्ञासा हो रही है, चलते हैं वहीं पर। आइए डॉक्टर साहब, आइए। हाँ, तो देखा आपने कि उस प्रयोगशाला से निकल करके अब हम दूसरी प्रयोगशाला में आ गए हैं, जहाँ हमने बात की थी कि हम क्रोमेटोग्राम पर इसकी जांच करेंगे। ये बहुत ही संवेदी जांच होती है और इसमें तो कई बार ऐसा भी होता है कि रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है, और रोबोट के प्रयोग होने से इसकी खास बात ये हो जाती है कि किस तरीके से बिना हाथ लगाए सब कुछ संपन्न होगा। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासापूर्ण एक देखा जाए तो एक ये मशीन है, मैं जानना चाहूँगा कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। डॉक्टर साहब, जैसे हम सैंपल वहाँ से लेके आए हैं, सैंपल की जांच के लिए हम इसको मशीन में इंजेक्ट करते हैं। रोबोटिक आर्म है, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके जब मशीन में जब वो सैंपल इंजेक्ट हो जाता है तो उसका रिजल्ट आता है। ये अभी कंप्यूटर से हमने इसमें कमांड दी है ये सैंपल एनालिसिस के लिए, और रोबोटिक आर्म अपना काम शुरू करेगी। अब ये देखिए, मशीन ने ऑटोमेटिकली काम शुरू कर दिया है। रोबोटिक आर्म ने हमारा सैंपल उठाया है, सैंपल उठा के ये एनालिसिस के लिए सही जगह पे रखती है। डॉक्टर शर्मा, ये बात तो रही कि किस तरीके से वहाँ से आपने सब्जियों को काटा कूटा और उस तरीके से सैंपल तैयार हो गया, और रोबोटिक आर्म ने उस सैंपल को क्रोमेटोमीटर जो है उसमें ले भी लिया अंदर। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि परिणाम क्या है सामने, वो कैसे जांच होती है? ये डॉक्टर साहब, जैसे सैंपल अंदर गया है, अंदर जाने के बाद इसमें इंजेक्ट होता है सैंपल, इंजेक्ट होने के बाद हमारे पास क्रोमेटोग्राम आता है। तो ये जैसे एक कुकुम्बर का क्रोमेटोग्राम आपके सामने है, और इसमें जांच के बाद पता लगा इसमें कोई भी दवाई कि हमारे को वो ट्रेसेस नहीं मिले, और ये हमारा कुकुम्बर फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड है। लेकिन जब कभी मिलते होंगे तब कैसे पता चलता है कि इसमें ये था? जी, अगर जब मिलते हैं तो ये आप जैसे क्रोमेटोग्राम देख रहे हैं तो उसमें हमारे को पीक नज़र आती है। एक पेस्टिसाइड की उस रिटेंशन टाइम पे अगर कोई पीक नज़र आती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस सैंपल में उस दवाई की मात्रा हो सकती है। उस दवाई की मात्रा होने के बाद हम उसको कंफर्म करते हैं पेस्टिसाइड को GC-MS पे। जिस तरह, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, फिंगरप्रिंट हर आदमी के अलग अलग होते हैं, इसी तरह जब हम उसकी जांच करते हैं GC-MS पे तो वो अगर पेस्टिसाइड अगर वाकई में है तो ही आप उसमें हमारे को मिलेगा, वरना हमारे को नहीं मिलेगा। तो हमारे को जांच 2 या 3 एंगल से करते हैं, जो हम इंश्योर हो जाते हैं, हम पूरा निश्चित कर लेते हैं वाकई कोई दवाई है तो कौन सी है और कितनी मात्रा में है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो चलिए रिकॉर्ड देखे जाए, फिर कुछ आगे भी बात की जाए। आइए। जो विदेशों में स्थिति है वो क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, ये जैसे आपने रखी हुई है तो यहाँ की देश की हो गई, ये पेस्टिसाइड बाहर की कुछ रिपोर्ट्स हैं, इन सबको आपने अध्ययन किया। मैं जानना चाहूँ कि क्या स्थिति है इसका? अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, जो हमारा इंडिया का मॉनिटरिंग डाटा है और यूरोपियन यूनियन, US FDA और UK का डाटा है, तो हमने ये पाया गया है कि हमारे जो करीब 2 से 3% या 4% सैंपल मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट से ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन, US FDA और UK के भी 3 से 4% सैंपल मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट से ज़्यादा मिलते हैं। हमारे सैंपल में करीब 15% सैंपल में हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप UK और USA के सैंपल आप देखिए, वहाँ डिटेक्शन का स्तर 50 से 60% है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सैंपल जो है, जो सेफ़ है, और कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि जो बाहर की फल सब्जियां हैं वो
फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड हैं और हमारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा जहर है, ऐसी जो धारणा बनी है, ऐसा जो लोगों के मन में जो बैठा हुआ है कि भाई ये जो हमारी फल सब्जियों में बहुत ज़्यादा जहर है और इनसे बहुत बीमारियां लगती हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो हमारी जांच की रिपोर्ट है ये साफ इस बात को प्रूव करती है कि हमारी फल सब्जियां भी सेफ़ हैं कंजम्पशन के लिए। तो डॉक्टर शर्मा, निश्चित तौर पर आज की जो चर्चा रही वो हमारी आँख खोलने वाली चर्चा मैं कहूँगा, और जो आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप भी अपनी जागरूकता जरूर दिखाइएगा कि जो कीटनाशियाँ हैं उनका प्रयोग करिए, लेकिन कीटनाशियों का प्रयोग अंधाधुंध कतई मत करिए, क्योंकि कहा गया है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो भाई अति मत करिए, जितनी आवश्यकता है, जितनी डोजेज लिखी गई हैं, जितनी मात्रा लिखी गई है, उतनों का ही प्रयोग करिए। क्या आप इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी कब डालना है? ये जो संस्तुति जो वैज्ञानिक करते हैं उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो जहर है ये अगर थाली तक पहुंचेगा तो स्वास्थ्य सबका खराब होगा, और जब देश का व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो देश कैसे स्वस्थ रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी बातें हैं इनका आप ध्यान रखेंगे, कीटनाशियों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।